दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, व्हेन एवर देयर इज़ ए केमिकल चेंज अकर, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा किसी भी रिएक्शंस के अंदर, तो वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शंस का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज किसे कहा जाता है? तो केमिकल चेंज आप छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, जब भी क्या हो, कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो। रिएक्शंस में जब कोई नया सब्सटेंस बनेगा उसको क्या कहा जाता था? केमिकल चेंज कहा जाता था। फॉर एग्जांपल मान लें मेरे पास रिएक्टेंट है और जब वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। और उसी केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे फूड इज़ डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए हम जो भी खाना खाएंगे अल्टीमेटली वो किसकी फॉर्म में जाएगा? ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6। अब वही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो किसकी फॉर्मेशन करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट, इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? केमिकल चेंज। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब जो फूड का डाइजेशन है वो क्या है? केमिकल चेंज है। दूसरा देखिए मेरे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए देखिए क्या क्या कंडीशन होती थी, आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि आयरन का सरफेस होगा प्लस मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा? Fe2O3.XH2O। इसको क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है। अब रस्ट ये क्या है? देखिए अब Fe आयरन से क्या बना है आपका? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन और आयरन ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज है, एक बात कंफर्म है कि प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी। और एक बात याद रखिए, केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर रहेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस थी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या है? इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किसी इक्वेशन के थ्रू, जिसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी रिएक्शंस को, फॉर एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन था, तो मैंने इसको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया कि आयरन मेरा रिएक्ट करेगा मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और रस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा वो। तो यही मेरी क्या है? केमिकल इक्वेशन है। या फिर अगर हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम के रिबन को, अगर आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मेरा मैग्नीशियम का रिबन था और मैंने उसको बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का रिबन। अब देखिए जब मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जाता है तो उससे पहले मैग्नीशियम के रिबन को हम क्या करेंगे? साफ़ किया जाता है। रीज़न उसका क्या रहेगा? क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर किसकी लेयर रहेगी? उसके ऑक्साइड की लेयर रहेगी। तो मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन है, उस मैग्नीशियम के रिबन को जैसे ही मैं बर्न करूँगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? केमिकल चेंज था और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, वो क्या रहेगी? केमिकल इक्वेशन। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करे वही केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन रिएक्शन फिजिकल है या फिर केमिकल है? तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं रिएक्शंस के अंदर जो हमें ये मेंशन करेंगे कि गिवन रिएक्शन फिजिकल है या फिर केमिकल रिएक्शंस है, और उसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहेंगे।
तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आप देखिए सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहला चेंज क्या, चेंज इन स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। जैसे मैं बात करूं अगर स्टेट किस तरीके से चेंज होगी, तो देखिए मान लिया मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, यानी कि मैं उसको थर्मली डिसोशिएट करूंगा, तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे मैंने इसको हीट किया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट देखिए यहाँ पर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड से देखिए स्टेट में क्या हुआ चेंज, गैसियस स्टेट। इसका मतलब स्टेट में क्या हुआ है, चेंज। तो जब भी स्टेट के अंदर चेंज होगा इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी। ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मेरा देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई रिएक्शंस होगी तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको हीट की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनसे हीट इवोल्व होगी। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो दूसरा मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, देखिए टेम्परेचर चेंज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको लाइम कहा जाता है। अगर मैं उसको वाटर के अंदर ऐड करूँ तो स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब जिस बर्तन के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स किया था, अगर आप बर्तन को देखेंगे तो उसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा, बर्तन आपको गर्म मिलेगा। इसका मतलब इस रिएक्शंस में हीट बाहर निकली है, और अगर हीट बाहर निकली है तो इसका मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज ज़रूर है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो कोई गैस इवोल्व होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिंक मेटल है। अगर मैं जिंक मेटल की रिएक्शंस करवाता हूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन। किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, गैसियस प्रोडक्ट बना है। तो जब भी रिएक्शंस के अंदर गैसियस प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपकी जो भी केमिकल रिएक्शंस थी, जो भी चेंज आया था वो क्या था, आपका केमिकल था। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें कहा गया है कि फिजिकल स्टेट किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, जब भी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कोई रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो रिएक्शंस को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हमें इन्फॉर्मेशन दे, हम क्या करते हैं, उसकी स्टेट हम मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, NH3 की फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। अब नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। अमोनिया किस स्टेट में बनेगी, गैसियस स्टेट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये रिएक्शंस किसके ऊपर होगी, हाई टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शंस होगी। तो ये सारी क्या रिएक्शंस की कंडीशन है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इनको रिएक्शंस कंडीशन कहा जाता है, जो किसी रिएक्शंस की कंडीशन के बारे में बताएगी। और यहाँ पर जो मैंने गैसियस स्टेट लिखा है वो क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट है। तो किसी भी रिएक्शंस की फिजिकल स्टेट को मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखिए फिजिकल स्टेट हमारे पास कौन सी रहेंगी, आपको अगर मेंशन करना, मान लिया आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे G से, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड एरो से। और अगर आपके पास लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे L से। और लिक्विड स्टेट के अंदर भी अगर कोई सब्सटेंस किसकी फॉर्म में है, वाटर के अंदर आपने डिज़ोल्व किया है, तो वाटर सोल्यूबल अगर कोई सब्सटेंस है तो आप उसके लिए किस वर्ड का यूज़ करेंगे, अगर कोई वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे एक्वस।
इसके अलावा अगर किसी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं, पीपीटी बनते हैं, सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आप उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये क्या थे? कुछ रिप्रेजेंटेशन थी। इसके अलावा आपका रिएक्शंस की कंडीशन भी मेंशन की जाती है किसी भी रिएक्शंस को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया मेरे पास मैग्नीशियम है, मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाई, तो किसकी फॉर्मेशन हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड पर एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर अगर आप बात करें तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है, उस रिएक्शंस को हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहेंगे उसे? बेसिक स्केलेटल इक्वेशन। तो ये मेरी बेसिक स्केलेटल इक्वेशन है। अब इस बेसिक स्केलेटल इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का मास हर बार किसके इक्वल रहेगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। लेकिन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मास इक्वल नहीं है, क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक ही एटम है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। किसको वेरीफाई करने के लिए? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग में आप एक बात याद रखिए, आप मास को बैलेंस नहीं कर सकते, इसीलिए आप सिर्फ किसको इक्वल करेंगे? नंबर ऑफ एटम को आप इक्वल करेंगे। और अगर आप नंबर ऑफ एटम को इक्वल कर लेते हैं तो रिएक्शंस अपने आप बैलेंस रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, मेरे पास Fe है आयरन, जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। अब वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो एक बात याद रखिए, आयरन एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, वो कभी भी वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में रिएक्शंस नहीं देगी। इसका मतलब यहाँ पर जो आयरन है वो कौन सा आयरन है? वो स्टीम के साथ रिएक्शंस करेगी, यानी कि भाप के साथ उसकी रिएक्शंस होगी। तो आयरन जब रिएक्ट करेगा, और जो अगर हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, जैसे मेरा प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रिलीज होगी। तो मेरा Fe था वाटर के साथ जैसे ही, और वाटर में याद रखिए किस स्टेट में है? ये सिर्फ आपका गैसीय स्टेट में रिएक्शंस होगी, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कम है, वैसे रिएक्शंस नहीं होगी। तो जैसे मैंने रिएक्शंस करवाई Fe की H2O के साथ, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बना? Fe3O4 मेरा Fe है यहाँ पर, Fe है, H2O के साथ जैसे ही मैं रिएक्शंस करवाऊंगा तो किसकी फॉर्मेशन हुई? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम सबसे पहले किसको इक्वल करेंगे? नंबर ऑफ एटम को। तो नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए सबसे पहले क्या रूल है? सबसे पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक Fe है, इस तरफ 3 Fe हैं, Fe3O4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा Fe3O4 है, तो सबसे बड़ा फॉर्मूला आप उठाइए। यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करूँगा? ऑक्सीजन को। तो अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ तो रिएक्टेंट साइड पर कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। तो Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। देखिए मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, लेकिन अभी भी देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इस तरफ 8 हाइड्रोजन है, इस तरफ मेरे सिर्फ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखिए इतना मैंने बैलेंस कर लिया था। Fe प्लस 4H2O, Fe प्लस 4H2O, मेरा प्रोडक्ट क्या आया था? Fe3O4
प्लस हाइड्रोजन। अब सेकंड स्टेप में मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो इस तरफ देखिए 8 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 4 से। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और लास्ट में आपका क्या बचता आयरन। तो प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं आपके 3 आयरन हैं, रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ 1 ही है, इसका मतलब मैं लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये लास्ट में आपकी क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। रिएक्टेंट साइड पर देखिए 3Fe, प्रोडक्ट साइड पर 3Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, इसका मतलब मेरी रिएक्शंस क्या है बैलेंस है। और अगर रिएक्शंस बैलेंस है तो दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर क्या रहेगा आपका मास भी इक्वल रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया रिएक्शंस को बैलेंस किया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखिए हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और नाम से ही रिप्रेजेंट है, नाम से हमें पता लग रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल A और B मिलके कोई C प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर बेसिक देखिए रिएक्टेंट आपका एक से ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट जो आया है वो एक ही है, तो वो रिएक्शन जिसमें क्या होगा आपका एक या एक से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो रिएक्टेंट यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट है, और जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास एक ही आया है, इसका मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। इसके अलावा देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन को बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन को अगर मैं बर्न करता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट इन सभी केसेस में एक ही आया है, तो उस रिएक्शंस को मैं क्या कहूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखिए अभी हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड की जो रिएक्शंस थी वाटर के साथ जब वो कंबाइन होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम की फॉर्मेशन करेगा। इस रिएक्शंस का डेली लाइफ में देखिए कई बार पूछ लेता है कि डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ है इस रिएक्शंस का, तो अगर मैं डेली लाइफ में बात करूँ तो जो स्लेट लाइम है उसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, दीवारों के ऊपर जो वाइट वॉशिंग की जाती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं स्लेट लाइम का ही यूज़ करते हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे वाइट वॉशिंग की जाती है उसके 2 या 3 दिन के बाद दीवारों के ऊपर शाइन आ जाती है। कारण देखिए उसका क्या है, क्योंकि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शंस करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होगा दीवारों के ऊपर शाइन आती है, तो शाइनी फिनिश के लिए क्या होगा जो भी सिलेक्ट लाइम था वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होगा आपका शाइनी फिनिश आएगा वॉल्स के ऊपर। तो वो सारी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा आपका 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, उस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो मेरे पास टाइप है रिएक्शंस के अंदर वो क्या है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा आपका रिएक्शंस क्या है डीकम्पोजिशन। देखिए नाम से हमें पता लग रहा है कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस हैं। डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन रहेगी। देखिए मान लिया मेरे पास कोई रिएक्टेंट A है और अगर रिएक्शंस के बाद वो प्रोडक्ट मुझे दे B और C, तो देखिए कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन को एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शंस कहा जाता है। अब अपोजिट देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में भी अपोजिट हैं ये और एनर्जी की टर्म में भी अपोजिट हैं। कैसे देखिए अगर मैं डीकम्पोजिशन की बात करूं तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं A को डीकम्पोज करके B और C बनाऊं तो उसको डीकम्पोज करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। रिएक्शंस के अंदर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसका मतलब जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है एंडोथर्मिक।
इसका मतलब मेरी रिएक्शंस क्या, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम हीट सप्लाई करेंगे, लेकिन कम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या था, हीट बाहर निकलेगी। इसका मतलब कम्बिनेशन क्या थी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं हीट करता हूं, मान लिया मेरे पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जैसे ही मैं हीट करूंगा तो हीट करते ही ये किस में डीकम्पोज होगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस रिलीज करेगा SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट सिर्फ आपके पास एक ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट आया है प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पर मैंने ये जो साइन बनाया है ट्राइंगल का, इसका मतलब क्या, आपने हीट इसको सप्लाई की है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हीट एनर्जी को। इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, हीट करके इसको ब्रेक किया है। और जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं उसको क्या कहा जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। कई बार अलग से भी वो पूछ लेता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या रहेगी, तो थर्मल मीन्स हीट। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो उसको आप क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। देखिए ब्रेक करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया कि हम उसको क्या कर दें, डायरेक्ट हीट कर दें। तो एक मेथड तो मेरे पास रहेगा थर्मल हीटिंग। दूसरा, मैं किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास AgCl है और जैसे ही मैंने इसको HNO सनलाइट की प्रेजेंस में मैं इसको रखूँगा तो ये कैसे डीकम्पोज होगा, Ag प्लस Cl2 या फिर 2AgBr। अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये किस में टूटेगा, Ag प्लस Br2। तो ये दोनों रिएक्शंस देखिए HNO किसकी प्रेजेंस में है, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होंगी, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। और जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगी उसको क्या कहा जाता है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका मतलब ये क्या है आपका, फोटो मीन्स क्या रहेगा, लाइट। इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये फोटोलाइसिस है। तो जब मैंने सब्सटेंस को ब्रेक किया सनलाइट की प्रेजेंस में तो मैं उसको क्या कहूँगा, फोटोलाइसिस। और डीकम्पोज करने का मेरे पास तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकम्पोजिशन के 3 ही मेथड हैं 10th तक हम जो डिस्कस करते हैं। तीसरा मेरे पास मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रो मीन्स नाम से ही मैं कंफर्म है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इसका मतलब हम किसकी प्रेजेंस में इसको करेंगे, ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो इसके लिए आपको NCERT के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, वहाँ पर एक्टिविटी के अंदर हमें वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस दी गई है। तो वाटर की जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो किस में डीकम्पोज होगी, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किसके अंदर डीकम्पोज होगी बेटे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो रेशियो रहेगा 2:1 रहेगा बाय वॉल्यूम, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल रहेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और अगर बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि कौन से टर्मिनल के ऊपर ये गैसेज कोलेक्ट होंगी, तो हाइड्रोजन देखिए किससे बनेगी, H पॉजिटिव से। इसका मतलब कैटायन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमें किसके ऊपर मिलेगी, कैथोड के ऊपर। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपको कहाँ पर मिलेगी, एनोड के ऊपर। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस था। तो ये सारे मेथड हमने किसके पढ़े हैं, डीकम्पोजिशन के। तो अभी तक हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं 2 टाइप। फर्स्ट पार्ट हमने कौन सा डिस्कस किया, कम्बिनेशन। दूसरा हमने कौन सा डिस्कस किया है, दूसरा जो हमने रिएक्शंस डिस्कस की है वो क्या थी आपकी, डीकम्पोजिशन। अब देखिए यही हमने अभी डिस्कस किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर अभी मैंने आपको बताया था, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल सब्सटेंस आपका डीकम्पोज होगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, ठीक है। सबसे पहले था हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल करवाता हूँ, लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन। कई बार पूछता है वो कि जैसे ही आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज करेंगे, PbNO3 की होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। और जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, ये भी थर्मली डीकम्पोज होगा क्योंकि लेड नाइट्रेट भी क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो लेड नाइट्रेट को जैसे ही आप क्या करेंगे, थर्मली इसको डीकम्पोज करेंगे तो ये किस में टूटेगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2।
तो लेड नाइट्रेट एक क्या था, कलरलेस कंपाउंड था, लेकिन लेड ऑक्साइड कैसा कलर रहेगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसके अलावा NO2 गैस जो निकलेगी उसके कैसे फ्यूम्स रहेंगे, ब्राउन फ्यूम्स। कई बार रिएक्शंस के अंदर पूछता है कि हमने लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया तो वहाँ पर ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे रिएक्शंस के अंदर, और ब्राउन फ्यूम्स किसके कारण है, तो किसके कारण रहेंगे, NO2 गैस के कारण है। और ये भी किसके कारण था, थर्मली हमने डिकम्पोज किया, तो ये भी किसके अंडर आएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, हीटिंग के द्वारा जब हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे, उसको मैं क्या कहूँगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस किया था, फेरस सल्फेट को हमने लिया था, तो फेरस सल्फेट को अगर मैं डिकम्पोज करता हूँ तो किस में टूटेगा, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस SO3। कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट कर दीजिए, स्टार्टिंग में भी हमने ये इक्वेशन ली थी, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लेड नाइट्रेट, अगर आप हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड NO2 RO2। ठीक है, वाइट कलर था लेड ऑक्साइड, यहाँ पर लेड ऑक्साइड आपका येलो कलर है। ये जो ब्राउन कलर आपको दिया गया है ये ध्यान रखिए, ये NO2 का है। ठीक है, बाई मिस्टेक ये इसके नीचे है, मिसप्रिंट है ये, लेकिन ये किसका कलर था, आपका ब्राउन कलर के फ्यूम्स NO2 गैस के रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का भी हमने डिस्कस कर लिया था। H2O को जब आप तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइटिक में हमने AgCl और AgBr की डिकम्पोजिशन अभी हमने देखी थी, वो दोनों के आपकी फोटोलाइसिस है या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। यहाँ से एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो पूछता है कि AgBr जो है आपका, उसका यूजेस के बारे में वो कई बार पूछ लेता है कि जो AgBr है उस रिएक्शंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो AgBr का आप याद रखिए, इस रिएक्शंस का हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है वो क्या रहेगा, आपका AgBr का हम यूज़ करते हैं। और इन सभी रिएक्शंस के अंदर आपने डिकम्पोज किया है, और डिकम्पोज करने के लिए आपने क्या किया है, इन सभी रिएक्शंस में हीट आपने सप्लाई की है। तो इसका मतलब ये सारी रिएक्शंस क्या हैं, एक्सो एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि जिस रिएक्शंस में हम हीट सप्लाई करेंगे उसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये रहा मेरा लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये देखिए हमें डायग्राम दिया गया है NCERT के अंदर। तो यहाँ पर देखिए H2O था मेरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शंस कैसे प्रोसीड हुई। तो जैसे ही वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो किस में टूटेगा, वाटर H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। और कैथोड के ऊपर अगर आप बात करें तो कैथोड के ऊपर कैटायन जाएगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, H की। तो ऐसे 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कौन सी गैस बना देंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। दूसरा अगर आप बात करें एनोड की रिएक्शंस की, तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर OH नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, OH की। और OH से किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कौन सी गैस की फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरीके से क्या होगी, रिएक्शंस कैरिड आउट होगी। ये बातें अभी हमने डिस्कस की थी। फोटोलाइटिक मतलब जब हम डिकम्पोज करेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। AgCl और AgBr का डिकम्पोजिशन आप याद रखिए। और AgBr का जो यूज़ है वो किस में यूज़ होगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज़ रहेगा। अब देखिए इन सभी रिएक्शंस के अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर एक बात कॉमन थी सभी रिएक्शंस के अंदर। आपने जब भी डिकम्पोज किया तो आपने या तो हीट सप्लाई की, या आपने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दी, या फिर आपने क्या किया, फोटोलाइटिकली यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में आपने ब्रेक किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन रिएक्शंस में, सभी रिएक्शंस के अंदर क्या है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो रिएक्शंस जिसमें क्या हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी प्लस NH4OH। अब ये जो NH4OH है ये ज़रूरी नहीं, आप इस रिएक्शंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O। तो बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो अगर आप बर्तन को छू के देखेंगे तो बर्तन आपको क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा। इसका मतलब इस रिएक्शंस ने जो सराउंडिंग की हीट थी वो सारी हीट अब्जॉर्ब की है,
और अगर किसी रिएक्शंस में हीट अब्जॉर्ब होगी तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। और दूसरी मेरे पास रिएक्शंस कौन सी थी, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक इन नेचर। लेकिन कम्बिनेशन के अंदर याद करिए आपने, कम्बिनेशन रिएक्शन जब भी आपने पढ़ी थी तो आपने ये रिएक्शंस पढ़ी थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर हीट बाहर निकलेगी तो उसको मैं क्या कहूँगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो दो टाइप की रिएक्शंस रहेंगे एनर्जी के बेसिस पर, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शंस में हीट बाहर निकले इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है। एक्सो मीन्स आउटसाइड और थर्मिक मीन्स हीट। तो जिस रिएक्शंस में हीट बाहर निकलेगी वो क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक। कम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रहेंगी और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आपकी क्या रहेंगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट अगर हम टाइप डिस्कस करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखिए क्या होगा, इस रिएक्शंस के अंदर आपके पास कोई मेटल होगी M, और आपके पास दूसरा क्या होगा, सोल्ट सॉल्यूशन होगा। एक आपके पास मेटल रहेगी, दूसरा आपके पास क्या रहेगा, सोल्ट सॉल्यूशन रहेगा मेटल का। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास Fe और CuSO4। तो मेरे पास Fe क्या है, एक मेटल, और CuSO4 क्या है, सोल्ट सॉल्यूशन है दूसरी मेटल का। अब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए Fe और कॉपर में से Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो क्या करेगा, कॉपर को बाहर कर देगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, खुद का सोल्ट सॉल्यूशन बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देखिए Fe ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो वो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव क्या कर दे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्यूशन से, उसी रिएक्शंस को मैं क्या कहूँगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जनरली कलर कैसा रहेगा, ब्लू कलर। तो आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, आप उसके अंदर क्या डाल दीजिए, आयरन की फीलिंग्स डाल दीजिए, क्योंकि आयरन मेटालिक स्टेट में रिएक्शन नहीं करेगा, आपको आयरन की फीलिंग्स लेनी पड़ेंगी क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कम है। तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो FeSO4 बनेगा और कैसा कलर बदल जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा रिएक्शंस के अंदर। तो जैसे ग्रीन कलर आएगा इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस भी हुई है। और यहाँ पर देखिए Fe मोर रिएक्टिव था, उसने लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो वो केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा दूसरे एलिमेंट को, किससे, उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। अब देखिए दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो Pb प्लस में CuCl2, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, PbCl2 प्लस कॉपर। ये भी क्या है, यहाँ पर Pb ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर भी क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। कई जगह आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की फॉर्म में भी मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर इन रिएक्शंस के अंदर जिंक और लेड वो दोनों क्या थे, आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे, और उन मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो मेरे पास बनता है, यहाँ पर मेरे पास क्या था, एक मेटल था, दूसरा मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन था। अब अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे पास क्या है, दोनों मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, आयन एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्या था, एक मेटल थी, दूसरा मेटल का सोल्ट था। अब यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट एटम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, म्यूचुअली एक्सचेंज होगा, जिनका एक दूसरे की जगह वो एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम सल्फेट है, और सोडियम सल्फेट जैसे ही रिएक्शंस करेगा किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे बेरियम सल्फेट के, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे इस रिएक्शंस में। और जिस रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। प्लस मेरे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, NaCl। तो इस रिएक्शंस के अंदर देखिए पहले सोडियम के साथ कौन सा आयन था, सल्फेट आयन, और बेरियम के साथ क्लोराइड आयन। प्रोडक्ट में मेरे पास देखिए बेरियम के साथ क्या चला गया, सल्फेट आयन, और सोडियम के साथ क्या चला गया, क्लोराइड आयन। इसका मतलब दोनों आयन क्या हुए, एक दूसरे की जगह एक्सचेंज। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर दोनों आयन एक दूसरे को एक्सचेंज कर लें, उस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और इस रिएक्शंस को मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे इसमें वाइट कलर के। दूसरा अगर मैं बात करूँ लेड नाइट्रेट, यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है वो क्या करेगा, अगर आप उसकी रिएक्शंस करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दोनों का आपने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस स्टेट में अगर आप लेके चलते हैं लेड नाइट्रेट और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ से देखिए क्या बनेगा, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। तो इसके भी क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, और लेड आयोडाइड के जो प्रेसिपिटेट बनेंगे येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो इस रिएक्शंस को मैं प्रेसिपिटेस रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पर लेड के साथ नाइट्रेट आयन है, NO3 नेगेटिव आयन है, और पोटेशियम के साथ आयोडाइड आयन है, I नेगेटिव। अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो लेड के साथ आयोडाइड आयन और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आयन, इसका मतलब दोनों आयन ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ है आयन का। तो उस रिएक्शंस को मैं क्या कहूँगा, उस रिएक्शन को मैं कहूँगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों आयन एक्सचेंज होंगे, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक आपके पास मेटल, दूसरा आपके पास मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन रहेगा। और लास्ट हमारे पास जो टाइप है केमिकल रिएक्शंस में वो है, मेरे पास देखिए हम जनरली दो टर्म पढ़ते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ, रिडोक्स रिएक्शन। तो रिडोक्स देखिए दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, RED प्लस OX। तो RED किसके लिए आया है, रिडक्शन के लिए, और OX यहाँ पर किसके लिए आया है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसका मतलब रिडोक्स का मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडोक्स रिएक्शन। देखिए अकेला ना कभी रिडक्शन पॉसिबल है, ना अकेला कभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। इसका मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ ही रहेंगे, और वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उस रिएक्शंस को मैं क्या कहूँगा, रिडोक्स रिएक्शन। अब देखिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो एज द नेम सजेस्ट, नाम से मुझे पता लग रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होगा, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो वो रिएक्शन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक टर्म में बात करूं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा, अगर किसी रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, अगर किसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। और तीसरा, अगर मैं डिफाइन करूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर गई है तो वो भी मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है किसी रिएक्शंस के अंदर या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास कॉपर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब इस रिएक्शंस में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शंस के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और अगर इस रिएक्शंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसका मतलब कॉपर का यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरी टर्म देखिए जो हम डिफाइन करेंगे इस रिएक्शंस के अंदर, दूसरा मेरा रिडक्शन। तो बिल्कुल आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन में से सिर्फ एक ही कंसेप्ट आप याद रखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अभी हमने रिडक्शन को डिफाइन किया था, तो रिडक्शन की अगर आप बात, ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था, नेक्स्ट मेरा रिडक्शन। तो बिल्कुल उससे अपोजिट आप करते चलिए। रिडक्शन में मेरा क्या रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का गेन है। दूसरा, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है किसी रिएक्शंस के अंदर, उसको भी मैं क्या कहूँगा, रिडक्शन। और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है उसको भी क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन को भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया जाता है, सेम वैसे ही तरीके से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर आल्सो नोन एज रिडक्शन।
और जिसके अंदर ये दोनों रहेंगे उसको मैं क्या कहूँगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर क्या रहेगा, एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा साइमल्टेनियसली, दूसरा सब्सटेंस क्या रहेगा आपका, ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस रहेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था CuO+H2, किसकी फॉर्मेशन होगी, Cu + H2O। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की फॉर्मेशन हुई है। अब कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन था और कॉपर के अंदर रिमूवल है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या कहूँगा, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शंस थी यहाँ पर, उसको मैं क्या कहूँगा, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जिसके अंदर रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, एक रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली रिड्यूस होगा, दूसरा वहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और एक बात और याद रखिए आप, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो अगर आप रिएक्शंस के अंदर ये फाइंड आउट कर लें कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो उसके बाद जिसका रिडक्शन हुआ है इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रेजेंट हैं वो क्या रहेगी, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन रहेगी। और इसके बाद मेरे पास लास्ट में कुछ टर्म बचती हैं, ये हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे। लास्ट मेरे पास है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या है, देखिए मेरे पास कोई मेटल का सरफेस है, ये मेरे पास मेटल सरफेस है, अगर उस मेटल के सरफेस को कोई भी एसिड या फिर कोई बेस या फिर एटमॉस्फेयर का कोई फैक्टर हो सकता है, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसके सरफेस को डैमेज कर देगा, हो सकता है वो ऑक्साइड के कारण डैमेज करे या सल्फाइड के कारण, तो जब भी क्या होगा, मेटल के सरफेस के ऊपर व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय एनी सब्सटेंस, वो मॉइस्चर हो सकता है, कोई एसिड या कोई बेस, जब क्या कर देगा, मेटल के सरफेस को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। अगर कोरोजन की मैं बात करूं तो देखिए आयरन का जो कोरोजन है, आयरन के कोरोजन के लिए हम स्पेशल एक टर्म यूज़ करते हैं, उस टर्म को क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। जो कोरोजन का मतलब क्या था, कोरोजन में सारे ही मेटल हैं, जितने भी मेटल हैं, अगर उनके सरफेस की डैमेज की हम बात करें तो हम उसको जनरली कोरोजन बोलेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर हम आयरन का केस लेके चलें तो आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग कहेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या एक टाइप का कोरोजन ही है। और देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगी, अगर आपके पास मेटल का सरफेस है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये कंडीशन है, मॉइस्चर भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और जब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी उसी को क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। तो रस्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या था, आयरन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, रस्टेड आयरन ऑक्साइड के अंदर, और उसी को मैं क्या कहूँगा, रस्ट कहूँगा। तो इसका मतलब रस्टिंग एक किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो अभी अभी हमने डिस्कस की थी कि जिस रिएक्शंस के अंदर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर आयरन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, आयरन के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जिसके कारण क्या होगा, रेडिश कलर की एक लेयर बन जाती, कोटिंग बन जाती है आयरन के ऊपर। वो रेडिश कोटिंग किसके कारण है, Fe2O3 के कारण है, जिसके कारण क्या होगा, मेटल का सरफेस डैमेज होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अगर आप सिल्वर की बहुत पुरानी ज्वेलरी देखें तो उसके ऊपर क्या होगा, वो H2S के साथ क्या करेगी, रिएक्शंस करने के बाद किसकी फॉर्मेशन कर लेती, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। तो इसी के कारण क्या होगा, इसी के कारण जो सिल्वर के कंपाउंड है उनके ऊपर कैसा कलर आएगा, ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी। इसको क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर। ये देखिए बहुत स्लो रिएक्शन है, क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन बहुत पुरानी जो ज्वेलरी है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर। और वो ब्लैक कलर सारा किसके कारण आता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण आएगा। उसको क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर। इसके अलावा अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, कॉपर के जो बर्तन हैं, वो बहुत पुराने जो बर्तन हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। वो किसके कारण है, कॉपर जब रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वो फॉर्मेशन करेगा। उसी बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कैसा कलर है? ग्रीन कलर है। उसी ग्रीन कलर के कारण क्या आ जाती है? कॉपर के ऊपर कोटिंग। ये क्या है? रस्टिंग ऑफ कॉपर है। रस्टिंग नहीं, सॉरी, कोरोजन हम इसको कहेंगे, क्योंकि रस्टिंग हम सिर्फ किसके केस में यूज़ करेंगे? सिर्फ आयरन के केस में हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या है? कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये क्या करते हैं? सारे इनके सरफेस को डैमेज करते हैं। और मेनली जो फैक्टर रहेगा किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर, दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही मेनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो उसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। हाँ, एक बात और याद रखिए आप यहाँ पर, ज़रूरी नहीं सभी के ऑक्साइड उसको डैमेज करें। एक ऐसी भी मेटल है जिसका ऑक्साइड उसको क्या करता है? डैमेज होने से बचाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम का जो भी फॉयल रहेगा या एल्यूमिनियम जो भी मेटल है उसके ऊपर किसकी कोटिंग रहेगी? Al2O3। वो इसको फर्दर रिएक्शंस करने से क्या है? जो भी आपकी एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी वो फर्दर उसको रोक देगी, जिसके कारण क्या? एल्यूमिनियम आपका प्रोटेक्ट रहेगा। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जिसका ऑक्साइड उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। उसका ऑक्साइड उसको डैमेज नहीं करता। और लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी देखिए, आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी ऑयली फूड बनता है हमारे घरों के अंदर, वो 2 या 3 दिन के बाद उसका जो टेस्ट है और उसकी जो स्मेल है वो सारा क्या हो जाता है? चेंज। अब देखिए ये किसके कारण था? क्योंकि आप अगर देखें ऑयल को, तो ऑयल क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्शंस करेगा? एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्शंस करेगा और क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब जब भी फैट या ऑयली जो खाना था वो किसके कारण ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीजन के कारण। तो उसकी टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी। तो व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है। तो जो भी ऑयली फूड था, जो भी मेरा ऑयली फूड था, उसका जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ, उस ऑक्सीडेशन के कारण क्या हुआ? जो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हुई, उसी को मैंने क्या बोल दिया? रेंसिडिटी। वही टर्म क्या है? रेंसिडिटी है। अब यहाँ पर देखिए रेंसिडिटी का कोज देखिए आप। रेंसिडिटी हुई किसके कारण थी? ऑक्सीजन के कारण। इसका मतलब मैं अगर किसी तरीके से फूड को रोक दूँ ऑक्सीडाइज होने से, तो मेरा फूड है वो क्या हो जाएगा? प्रिजर्व। तो वो सब्सटेंस जो क्या हैं हम ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज़ करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। देखिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मीन्स अगेंस्ट और ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट हैं, यानी कि वो सब्सटेंस हैं जो क्या होंगे? आपके रेंसिडिटी को रोक देंगे। यानी कि जो फूड था आपका उसको ऑक्सीडाइज ना होने दे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो भी चिप्स वगैरह आती हैं, चिप्स के अंदर क्या है? नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। चिप्स के पैकेट के अंदर क्या फिल की जाती है? नाइट्रोजन गैस। वो किसके लिए फिल की जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, और अगर इनर्ट गैस है तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर के अंदर, और अगर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी तो फूड आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और अगर फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो जो भी आपके चिप्स वगैरह ना लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा? एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया है। तो एंटीऑक्सीडेंट आर दोज सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोक दे उसको क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंस भी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, PG, प्रोपाइल गैलेट, ये सारे क्या हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये कुछ सब्सटेंस है जो हम ऐड करते हैं जो भी हमारा फूड स्टफ है उसके अंदर, ताकि लंबे टाइम तक क्या हो? आपका फूड ख़राब ना हो। इसके अलावा हम क्या करते हैं? एयर टाइट पैकेट्स का हम यूज़ करते हैं ताकि उसका फूड का ऑक्सीडेशन ना हो और लंबे टाइम तक हम उसको क्या कर पाएँ? यूज़ कर पाएँ। तो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। तो
रेंसिडिटी मतलब क्या था आपका, जब ऑयली फूड रेंसिड हो जाएगा उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाएंगे, और वो किसके कारण था, क्योंकि फूड ऑक्सीडाइज हुआ था, और उसी को रोकने के लिए मैंने जिन सब्सटेंस का यूज़ किया उसको मैं क्या कहूँगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, केमिकल एक्शन एंड इक्वेशन। थैंक यू। एफ इनफाइनाइट अगर फार ऑब्जेक्ट आपका है तो यहाँ से आप फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो आप।